नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान शुक्ला स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना, इसका लेक्चर आज का लेक्चर हमारा है दोस्तों लेक्चर नंबर 4.2। दोस्तों, लेक्चर नंबर 4.1 में हमने आपसे ये बात किया हुआ था कि रासायनिक बंध बनता कैसे है। यानी सबसे पहले हमने वहां पर संयोजी कोश के बारे में बताया था, फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया गया था आपको। उसके बाद में क्या बताया गया, संयोजकता बताया गया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर यानी लुईस डॉट सिंबल बोल सकते हैं उसको। वो सारी चीजें वहां पर हमने डिस्कस की हुई थी। सो दोस्तों, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया हुआ था कि सर रासायनिक बंध कैसे बनते हैं, ये भी आपको बताया गया था। सो दोस्तों, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, लेक्चर क्या है, लेक्चर नंबर 4.2। आज का हमारा पहला टॉपिक है रासायनिक आबंध यानी केमिकल बॉन्ड। क्या होता है केमिकल बॉन्ड? अगर इसको डेफिनेशन देना हो तो आप क्या बताएंगे, केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है? सो दोस्तों, डेफिनेशन लिखी हुई है, किसी तत्व या यौगिक के परमाणुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वही क्या कहलाता है, रासायनिक बंध। बंध का मतलब होता है बॉन्ड बनाना। बॉन्ड कब बनेगा, जब बॉन्ड बनता है तो इसका मतलब उन दोनों के मध्य क्या लग रहा है, एक आकर्षण बल लग रहा है। आकर्षण बल को ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक बंध कहते हैं। अब आकर्षण बल लगेगा किसमें, तत्व के यौगिक तत्व में लगेगा या यौगिक में लगेगा। अब तत्व में भी परमाणु होते हैं और यौगिक में क्या होते हैं, तत्व होते हैं, और तत्व में क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। ये सारी चीजें आपको पता है। यौगिक कैसे बनता है, विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर क्या बनते हैं, यौगिक बनते हैं। परमाणु के तत्व क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिला जो पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। सो दोस्तों, परमाणुओं के मध्य जो आकर्षण बल लगेगा ये क्या हो जाएगा, यही कहलाएगा रासायनिक बंध। अब दोस्तों क्या लिखा हुआ है, रासायनिक बंध 3 प्रकार के होते हैं। मतलब जो आकर्षण बल लगता है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। या आप ऐसा समझ सकते हैं कि रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से प्रकार होते हैं, 3 प्रकार को हमने अंडरलाइन किया हुआ है। कौन से 3 प्रकार? सबसे पहला प्रकार होता है वैद्युत संयोजी बंध। कैसा बंध, वैद्युत संयोजी बंध। इस बंध का नाम क्या है? दूसरा बंध जो होता है वो कैसा बनता है, सहसंयोजी बंध। और तीसरा बंध कैसा होता है, उपसहसंयोजी बंध होता है। अब दोस्तों, वैद्युत संयोजी बंध को क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। सहसंयोजी को कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं और उपसहसंयोजी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों, हमको ये देखना है जो केमिकल बॉन्ड बनते हैं वो कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सो कैसे बनते हैं ये तो हमको पता है। हमने क्या बताया था, बंध बनाने के लिए वो क्या करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं या इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, या क्या बताया था, ये भी बताया था, या पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करते हैं। और वहीं से बताया था ऐसे रासायनिक बंध बनता है। और बताया था इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक बंध कहते हैं। अब रासायनिक बंध कितने प्रकार के, या तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, या कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अब बात करते हैं सर, अगर हमको ओरली जानना हो, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें कि वैद्युत संयोजी बंध क्या है, सहसंयोजी बंध क्या है और उपसहसंयोजी बंध क्या है, तो सिंपल लैंग्वेज में हम यहाँ पर आपको बता देंगे कि वैद्युत संयोजी बंध क्या होते हैं, जहां पर क्या हो, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। यानी जब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तो कैसा बंध बनता है, वैद्युत संयोजी। हमने सबसे पहला आदान प्रदान लिखवाया था, फिर हमने क्या कहा था, या तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, साझा होगा, तब कौन सा बंध बनेगा, सहसंयोजी। और तीसरा कौन सा बताया था, हमने ये बताया था जब क्या होने लगे, इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा। अब दोस्तों चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। वहां हमने ये बताया था कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें या तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो, या इलेक्ट्रॉन का साझा हो, या इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हो, क्या कहलाता है, रासायनिक बंध कहलाता है। अब बात करते हैं सर, अगर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा तो कौन सा बंध बनेगा, वैद्युत संयोजी बंध बनेगा। अगर इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो कौन सा बंध बनेगा, सहसंयोजी बंध बनेगा। अगर इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हुआ
तो कौन सा बंध बनेगा दोस्तों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या उपसहसंयोजी बंध बनेगा। दोस्तों इन चीजों को ध्यान रखेंगे, ये टर्म्स ध्यान रखेंगे कि कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं। ये सारी चीजें दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दोस्तों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितनी भी चीजें हम यहाँ पर पढ़ाते हैं या जितना भी आपको कोई भी टीचर आपको पढ़ाता है उसका सारा का सारा रिटन नोट कहाँ मिलता है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया होता है, वहां जाएंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे, पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। सो दोस्तों जैसा हमने ये देखा कि रासायनिक बंध क्या होते हैं, तो हमको पता चला एक प्रकार का यह आकर्षण बल होता है, एक आकर्षण बल होता है, उसी के आकर्षण बल को क्या कहते हैं, रासायनिक बंध कहते हैं। फिर हमको क्या पता चला सर, रासायनिक बंध 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, वैद्युत संयोजी, सहसंयोजी, उपसहसंयोजी। वैद्युत संयोजी बंध कैसे बनेगा, अगर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। सहसंयोजी कैसे बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन का क्या होने लगेगा, साझा होने लगेगा। और उपसहसंयोजी बंध कैसे बनेगा, जब पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होगा तो कौन सा बंध बनेगा, उपसहसंयोजी बंध बनेगा। सो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आज का लेक्चर हमारा होगा किस पर बेस, वैद्युत संयोजी बंध पर, ठीक है। फिर लेक्चर हम आगे बढ़ाएंगे तो हम किसकी बात करेंगे, सहसंयोजी बंध की बात करेंगे। फिर लेक्चर आगे बढ़ेगा तो किसकी बात होगी, उपसहसंयोजी बंध की बात होगी। सो दोस्तों लेक्चर्स को बहुत ही आसानी से देखना है, बहुत ही आराम से फुल फोकस के साथ अच्छे से पढ़ाई करनी है, चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब दोस्तों बात करेंगे वैद्युत संयोजी बंध, बना लेते हैं हेडिंग और देखते हैं वैद्युत संयोजी बंध कैसे बनेगा। दोस्तों बात करते हैं वैद्युत संयोजी बंध आखिरकार क्या होते हैं, वैद्युत संयोजी बंध, और इसको हम एग्जांपल के थ्रू कैसे समझ सकते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों क्या लिखा हुआ है, वैद्युत संयोजी बंध को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड हमने लिख लिया। वैद्युत संयोजी बंध को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, आयनिक बॉन्ड भी कहा जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। जैसा कि सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से कौन सा बंध बनता है, वैद्युत संयोजी बंध बनता है। वही लिखा हुआ है, किसी यौगिक के तत्वों के परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बना बंध कैसा कहलाता है, वैद्युत संयोजी बंध कहलाता है। यानी इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जो बंध बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। एक चीज और पता है हमको, क्या पता है, वैद्युत संयोजी बंध को आयनिक बंध भी कहते हैं। और ये हमको पता है सर, वैद्युत संयोजी बंध को क्या कहते हैं, आयनिक बंध। अब हम क्वेश्चन करें कि इसे हम आयनिक बंध क्यों कहते हैं, तो उसका कारण क्या है, लिखा हुआ है वैद्युत संयोजी बंध को आयनिक बंध इसलिए कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान को ही क्या बोलते हैं, स्थानांतरण बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफर। क्या बोलते हैं, ट्रांसफर। यानी जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है तो तत्व धनावेशित तथा ऋणावेशित हो जाते हैं, इसीलिए इसे आयनिक बंध भी कहते हैं। सिंपल सी बात है, जब हम इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करेंगे तो तत्व कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा या धनावेशित हो जाएगा। अगर तत्व ऋणावेशित या धनावेशित हो गया तो इसका मतलब उस पर क्या आ गए, आयन आ गए। अगर आयन आ गए तो आयनों के मध्य जो बंध बनेगा, जब आयन होंगे तो सिंपल सी बात है उनके बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और उसी आकर्षण बल को ही क्या कहते थे, रासायनिक बंध कहते थे। तो सिंपल सी बात है, जो आयन आ जाते हैं इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आयनिक बंध कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सर ये जो आयन आते हैं ये कैसे आ जाते हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों, हमने कई बार बताया है, जब कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन कहीं से निकलता है तो वहां पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव आता है। यही तो बताया था, कई बार बताया है कि जब कहीं से कोई इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो वहां पर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। और जब कहीं पर इलेक्ट्रॉन आता है तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है सर, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है, यहां पर क्या लिख लेते हैं हम, निकलता है, और इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिखते हैं आ जाता है। चलिए अपने कॉमन लैंग्वेज में हमने इसको समझ लिया। जब इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब दोस्तों निकलने को क्या कहते हैं, आदान कहते हैं कि प्रदान कहते हैं। सो दोस्तों निकलने को क्या कहते हैं, प्रदान कहते हैं, और आने को क्या कहते हैं, आदान कहते हैं।
यही है आदान प्रदान। और जब आदान और प्रदान होता है तो इसका मतलब क्या होता है? ट्रांसफर। सिंपल सी बात है सर, अगर हमें 100 रुपए की जरूरत है और हमारे पास 50 रुपए हैं, ठीक है, अब हमको कितने रुपए की जरूरत है? 100 रुपए की जरूरत है। सपोज कर लेते हैं यहां पर हम हैं और यहां पर कोई और है, ठीक है, हमें कितने रुपए की जरूरत है? 100 रुपए की जरूरत है। हमारे पास हैं कितने? 50 रुपए है। हमारे पास कितने रुपए कम है? 85 तो कम है। इसका मतलब हमको 50 रुपए कहीं से लेने पड़ेंगे, ठीक है। जब हम कहीं से 50 रुपए लेंगे तो 100 रुपए हमारे पास हो जाएंगे, और जब हमारा काम चल जाएगा तो हमने जिससे 50 रुपए लिए हैं उसको हमको देने भी तो पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसे ही दे देगा, जितना लिया है उतना देना भी तो पड़ेगा। तो यही क्या है, यहां पर आपने क्या किया? आदान किया, और यहां क्या कर दिया? प्रदान कर दिया। सो यही क्या है? आदान और प्रदान, यानी लेन और देन। सिंपल सी बात है, लेन करते हैं या देन करते हैं, जिसको जितने की जरूरत होती है उसको उतने दे देते हैं। उस तरीके से हमारा काम चलता रहता है। सो दोस्तों यही परमाणु भी करते हैं, यानी क्या करते हैं? जब उनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। और लेन और देन क्यों करते हैं इसका भी कारण आपको पता है। हर तत्व यह सोचता है कि हमारे बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। जब सभी तत्व यह सोचते हैं कि हमारे बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, अगर उनके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो उनको कोई इलेक्ट्रॉन देगा? तो आप कहेंगे सर नहीं देगा। इसीलिए क्या करते थे सर, 1 होता है तो उसकी संयोजकता क्या होती है? 1 होती है। सो सिंपल सी बात है, अगर बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो क्या करेगा? वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे देगा। आइए दोस्तों इसको एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे देगा। दोस्तों हम सिंपल सा एक एग्जांपल यहां पर ले रहे हैं। आपने नाम सुना होगा, क्या लिखते हैं? NaCl, ठीक है। NaCl को क्या बोलते हैं? सॉल्ट भी बोलते हैं। NaCl कैसा यौगिक है? वैद्युत संयोजी यौगिक है। NaCl एक वैद्युत संयोजी यौगिक है। क्यों है वैद्युत संयोजी यौगिक? और दोस्तों एक चीज और ध्यान रखिएगा कि वैद्युत संयोजी यौगिक क्या होते हैं? जिनके मध्य वैद्युत संयोजी बंध बनता है वही क्या कहलाते हैं? वैद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। इसका मतलब NaCl के मध्य कैसा बंध बनेगा? वैद्युत संयोजी बंध बनेगा। वैद्युत संयोजी बंध का मतलब क्या होगा सर? यहाँ पर आयन होंगे। आयन कैसे होंगे? इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा? पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना पड़ेगा। आइए दोस्तों बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और देखते हैं कैसे बनेगा वैद्युत संयोजी बंध। सो दोस्तों सभी को पता है सोडियम परमाणु क्रमांक क्या होता है? 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो क्या बनेगा? 2, 8, 1 कुछ यही तो बनता है। और अगर हम बात करें क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो क्या बनेगा? 2, 8, 7। अब दोस्तों हर तत्व क्या सोचता है कि हमारे बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। अब दोस्तों ये बताइए सर, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्या इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन देगा? तो आपका आंसर क्या होगा सर? इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देने वाला। जब इसके पास जरूरत से ज्यादा कमी है तो कोई थोड़ी दे देगा इसको। तो सिंपल सी बात है, यहां पर कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। लेकिन एक काम हो सकता है, क्लोरीन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। और इसको 8 बनाने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? तो आप कहेंगे सर इसको अगर 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो इसके भी बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जब इसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। जब चाहिए तो ये Na क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? क्लोरीन को दे देगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा तो Na के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए? और यही क्या कहलाता है? आदान और प्रदान। अब दोस्तों इसको हम कैसे लिखेंगे इसको देखते हैं। सो दोस्तों हमने पिछले क्लास में भी बताया था, यानी पिछले लेक्चर में भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन को रखने का क्रम क्या होता है, ये भी आपको बताया था। और इलेक्ट्रॉन कौन सा लेते हैं सर? बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या ही तो लिखते हैं। सो Na के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? तो सर आप कहेंगे Na के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। और लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हमने क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन को डॉट के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। अब Na के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन था, हमारा मन है हम इस घर में रखेंगे, हमारा मन है इस घर में रखेंगे, जहां हमको सहूलियत होगी उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट किया जा सकता है। सो Na
के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन रख लिया। भीतरी कोश भरी है तो भीतर के इलेक्ट्रॉन रखे नहीं जाते, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं क्लोरीन के लिए। सर यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, क्लोरीन। क्लोरीन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। और 7 इलेक्ट्रॉन कैसे रखते हैं, हमने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन को डॉट के माध्यम से रखते हैं। चलिए सबसे पहले सभी घरों में एक एक इलेक्ट्रॉन रखिए। अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ डॉट के माध्यम से दिखाया, यहाँ क्रॉस के माध्यम से दिखा दीजिए। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा। अब सभी घरों में हमने एक एक इलेक्ट्रॉन रख दिया है। अब क्या करते हैं, जब सब घरों में हमने एक एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, हमको इलेक्ट्रॉन रखने कितने हैं, 7। इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, युग्मन करेंगे। कैसे, एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन हो गया सर, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। देखिए क्या क्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, यस सर दिखाई दे रहे हैं। तो सिंपल सी बात है। अब ये जो सोडियम का जो परमाणु है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्लोरीन को दे देगा। जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा तो सिंपल सी बात है, हम आपसे पूछें कि Na इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो कौन सा होता है, आयन, वो होता है सर, आप कहेंगे सर वहां पर कौन सा आयन लगाते हैं, पॉजिटिव आयन। यानी Na पर 1+ लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकाला है। अब Cl पर क्या लगेगा सर, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है और जहां इलेक्ट्रॉन जाता है वहीं क्या कहलाता है सर, वहां पर हम लगाते हैं माइनस का आयन। कैसा आयन लगाते हैं, माइनस का आयन। अब दोस्तों यही तो है आयनिक बंध। आयनिक बंध का मतलब सर यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव, जहाँ पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं वहां क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। इन दोनों के मध्य क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। इसका मतलब इनके मध्य कैसा बंध बन रहा है, वैद्युत संयोजी बंध बन रहा है या सह संयोजी वैद्युत संयोजी बंध बन रहा है या आयनिक बंध बन रहा है। और जिनके मध्य वैद्युत संयोजी या आयनिक बंध बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, वैद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि Na और Cl वैद्युत संयोजी यौगिक है, कैसे है ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, सिंपल पहले आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइए, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ दिया जाएगा और कहाँ लिया जाएगा। आइए दोस्तों एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक और एग्जांपल हमने ले लिया, हमने क्या लिख लिया, MgCl2। चलिए अब हम कह रहे हैं कि MgCl2 जो है एक वैद्युत संयोजी यौगिक है। कैसे है ये आपको पता लगाना पड़ेगा। इसका मतलब हमको सबसे पहले Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना पड़ेगा और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना पड़ेगा। Mg का परमाणु क्रमांक होता है 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो क्या बनेगा 2, 8, 2। और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है तो इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा 2, 8, 7। ठीक है, चलिए बना लिया। अब हम आपसे कहें सर आपके पास Mg हैं कितने, तो आप क्या कहेंगे सर हमारे पास Mg 1 है। और क्लोरीन कितने हैं आपके पास, तो आपको पता है सर क्लोरीन कितने हैं, 2 क्लोरीन है। चलिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक Mg बनाया और यहाँ पर एक क्लोरीन बना लिया और एक क्लोरीन यहाँ पर बना लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हैं, सिंपल सी बात है। एक Mg था, एक Mg बनाया, एक क्लोरीन यहाँ बनाया, एक क्लोरीन यहाँ बनाया। इसका मतलब इस क्लोरीन के भी बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। और इस वाले क्लोरीन के भी बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। यानी इसका भी परमाणु क्रमांक 17 होगा और इसका भी परमाणु क्रमांक 17 होगा। चलिए 7 इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन। हमने 7 इलेक्ट्रॉन बना दिए, नो प्रॉब्लम। यहां पर भी बना लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन। दोस्तों अब यहाँ पर ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको क्या करेंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाकर हम यहाँ पर भी बना सकते हैं। ठीक है, चीज तो वही है, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं सर Mg के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बनाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बनाएंगे। या आप क्या कह सकते हैं सर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाकर यहाँ बना दीजिए तो थोड़ा सा देखने में और अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, करना क्या, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान ही तो करना है। तो सिंपल सी बात है सर, मैग्नीशियम के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन।
क्या इसको कोई 6 इलेक्ट्रॉन देगा 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए? तो आंसर क्या होगा सर? कोई नहीं देगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने किसी को दे दे तो क्या इसके पीछे वाली कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है? अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से चले जाएंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि Mg की बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यही तो सब तत्व चाहते हैं। इसका मतलब क्या होगा सर, ये जो Mg है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को दे देगा। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, और क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब 2 क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए? यानी क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाएगा तो उनके पास भी 8 हो जाएंगे, इनके पास भी 8 हो जाएंगे। इसका मतलब दोनों क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि इनके बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। सो दोस्तों ये वाला Mg क्या करेगा, इस वाली क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहां से भी Mg क्या करेगा, इस वाले क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं सर, Mg ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? तो आप कहेंगे सर 2 इलेक्ट्रॉन दिए। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, Mg2+ लिख सकते हैं। और Cl ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए? सर Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, यानी दोनों क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 1 इलेक्ट्रॉन लिया। या इसको आप कुछ और तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सर, Mg2+ एंड 2Cl-। इसका मतलब 2 क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है। अब दोस्तों यहां पर बात करते हैं, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, और प्लस और माइनस के बीच में कैसा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। और जब इनके मध्य आकर्षण बल लगेगा, और इसी आकर्षण बल को क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं या आयनिक बंध कहते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। सो दोस्तों बात करते हैं, जैसा कि हमने ये बात किया कि वैद्युत संयोजी बंध कैसे बनेगा, यानी उनमें आयन बनेंगे, आयन बनेगा तो आकर्षण बल लगेगा। अगर आकर्षण बल लगा इसका मतलब उनके मध्य कैसा बंध होगा? वैद्युत संयोजी बंध होगा। और जिन तत्वों के मध्य वैद्युत संयोजी बंध होता है वही क्या कहलाते हैं? वही यौगिक क्या कहलाते हैं? यानी जिन यौगिकों के तत्वों के मध्य वैद्युत संयोजी बंध बनता है वो क्या कहलाते हैं? वैद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं वैद्युत संयोजकता क्या होती है, यानी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है। वैद्युत का मतलब इलेक्ट्रो, संयोजकता का मतलब वैलेंसी। क्या होती है इलेक्ट्रोवैलेंसी? लिखा हुआ है वैद्युत संयोजी बंध बनाने के लिए किसी परमाणु द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या या लिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व की क्या कहलाती है? वैद्युत संयोजकता कहलाती है। यानी कोई यौगिक दिया जाए और आपको यह पता चल जाए कि कितना इलेक्ट्रॉन दिया गया है और किसी तत्व द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन लिया गया है, दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या और लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर आपको पता चल जाती है तो इसका मतलब आप इलेक्ट्रोवैलेंसी यानी वैद्युत संयोजकता निकाल सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम एग्जांपल ले लें, हम आपसे पूछे NaCl में Na,Cl की वैद्युत संयोजकता क्या होगी? वैद्युत संयोजकता क्वेश्चन मार्क। चलिए हमने कह दिया कि NaCl में आप ये बताइए Na की वैद्युत संयोजकता क्या होगी और Cl की वैद्युत संयोजकता क्या होगी। तो दोस्तों हमें पता है वैद्युत संयोजकता का मतलब क्या होता है? दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या या लिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, वही क्या कहलाती है? वैद्युत संयोजकता। अब दोस्तों जब NaCl हम बनाते थे तो हम क्या कहते थे? Na+ होता है और Cl- होता है। इसका मतलब Na 1 इलेक्ट्रॉन देता है और Cl 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। यानी दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1 है। और Cl कितने इलेक्ट्रॉन लेता है? 1 ही इलेक्ट्रॉन तो लेता है। दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, या आप कह सकते हैं सर लिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, दोनों कितनी है? 1 है। इसका मतलब Na और Cl की वैद्युत संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। जैसा हमने क्या बताया था, अगर हमको किसी से 50 रुपए चाहिए तो वो 50 रुपए हमको देगा तो जरूर, लेकिन हमको वापस भी तो करने पड़ेंगे वो 50 रुपए। तो सिंपल सी बात है, जितना इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन तो लिया जाएगा। तो दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर पता है तो आप कह सकते हैं सर इतना ही इलेक्ट्रॉन लिया गया होगा। तो इसका मतलब क्या होगा सर? NaCl में Na और Cl की वैद्युत संयोजकता या इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी दोस्तों? 1 होगी। अब दोस्तों सिंपल सा एग्जांपल है, अगर हम आपसे कहें सर MgCl2 में Mg,Cl की वैद्युत संयोजकता कितनी होगी, तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा? हमने क्या बनवाया था? जब MgCl2 बनाते हैं तो क्या करते हैं? Mg2+ और 2 टाइम्स ऑफ Cl- या क्या करते थे सर?
हम ऐसे भी लिख सकते थे Mg2 प्लस, सॉरी यहाँ से थोड़ा सा इसको लिख लेंगे Cl माइनस, यहाँ पर भी क्या करते थे Cl माइनस, ऐसे ही तो बनाया था। तो कितना इलेक्ट्रॉन Mg ने दिया, 2 इलेक्ट्रॉन, और Cl ने कितना इलेक्ट्रॉन लिया, 2 ही इलेक्ट्रॉन तो लिया। कितना इलेक्ट्रॉन लिया, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या और लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 2 ही तो है। तो इसका मतलब Mg और Cl की वैद्युत संयोजकता क्या होगी, 2 होगी। अब दोस्तों यहां पर हमने जैसा देखा NaCl में Na और Cl की वैद्युत संयोजकता 1, MgCl2 में Mg और Cl2 कर लीजिए यहाँ पर, तभी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा, वरना ये होगा कि सर एक Cl ने तो एक ही इलेक्ट्रॉन लिया है। अब क्या हो गया सर, 2 Cl हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। सो दोस्तों यहाँ से क्या हुआ सर, MgCl2 में Mg और Cl2 की वैद्युत संयोजकता कितनी हो गई, 2 हो गई। अब दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन मार्क कर दिया कि MgO में Mg और O की वैद्युत संयोजकता क्या होगी। सो दोस्तों क्वेश्चन मार्क किया आ गया, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा, तभी तो हम बना पाएंगे। इसका मतलब पहले हम देखें इसमें कौन सा आयनिक बॉन्ड बनना और कितने बनना है, कितने इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं। चलिए दोस्तों इसको बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, पहले क्या करेंगे सर, Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे 2, 8, 2, यही तो बनेगा। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसका कितना बनेगा 2, 6। अब दोस्तों इसके बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन देगा और कौन लेगा, आप आइडिया लगा लिए होंगे। सर Mg क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन को दे देगा, क्योंकि इसके बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो इसके बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सो सिंपल सी बात है, ये Mg अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को किसको दे देगा, ऑक्सीजन को दे देगा। चलिए एक Mg यहां पर बनाया, यहां पर क्या बना लिया, ऑक्सीजन बना लिया। Mg के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आपका आंसर क्या होगा सर, 2 इलेक्ट्रॉन है। चलिए 2 इलेक्ट्रॉन बना दे रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहां बना दिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां बना दिया। ऑक्सीजन के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है सर, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां बनाया, दूसरा यहां बनाया, तीसरा यहां बनाया, चौथा यहां बनाया, सॉरी चौथा यहां बना ले, पहले चौथा इलेक्ट्रॉन यहां बना लिया, 5वां इलेक्ट्रॉन यहां बना लिया और 6ठा इलेक्ट्रॉन यहां पर बना लिया। नो कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। Mg के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा सर, ये वाला इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये वाला इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, मतलब ये भी युग्मित हो जाएगा और ये भी युग्मित हो जाएगा। अब क्या हुआ सर, ऑक्सीजन के भी बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और Mg के भी बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। जब दे दिए तो इसका मतलब Mg ने कितना इलेक्ट्रॉन दिया, तो आप कहेंगे सर Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तभी क्या लिखेंगे Mg2 प्लस। ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो आप क्या लिखेंगे ऑक्सीजन 2 माइनस। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है। जब दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या और लिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या हमको पता चल गई, तो इसका मतलब Mg और O की वैद्युत संयोजकता कितनी हो जाएगी दोस्तों, सभी का आंसर क्या होगा सर, यहाँ पर 2 लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ, और एक छोटा सा टॉपिक और है आयनिक संयोजकता। जैसे हम वैद्युत संयोजकता निकालते हैं वैसे ही आयनिक संयोजकता। आयनिक संयोजकता क्या होगी, सिंपल सी बात है, जितने आयन है वही उसकी आयनिक संयोजकता। यानी NaCl में Na पर 1 आयन होता है, तो इसका मतलब उसकी आयनिक संयोजकता +1। चलिए इसको हटा देते हैं, फिर देखते हैं आयनिक संयोजकता क्या होती है। दोस्तों बात करते हैं आयनिक संयोजकता क्या होती है। लिखा हुआ है किसी तत्व पर स्थित आवेश, यानी किसी तत्व पर जितना आवेश स्थित होता है उस तत्व की आयनिक संयोजकता कहलाती है। जितना आवेश होगा, या क्या कह सकते हैं, उसमें जितने आयन होंगे वही क्या कहलाएगा, आयनिक संयोजकता। अगर हम आपसे कहें सर Na+, इसकी आयनिक संयोजकता क्या होगी, तो आप कहेंगे सर इसकी आयनिक संयोजकता होगी 1। क्यों हुआ, क्योंकि Na पर कितना आवेश उपस्थित है, एक ही आवेश तो उपस्थित है, इसीलिए Na की संयोजकता कितनी हो गई, आयनिक संयोजकता 1 हो गई। हम आपसे कहें सर Mg2+, तो कितनी इसकी आयनिक संयोजकता होगी, सिंपल सी बात है सर, इस पर कितना आवेश उपस्थित है, 2 आवेश उपस्थित है, इसीलिए इसकी आयनिक संयोजकता कितनी हो गई, 2 हो गई। अब दोस्तों बात करेंगे वैद्युत संयोजी यौगिकों के लक्षण क्या होते हैं। आइए दोस्तों बनाते हैं हेडिंग और देखते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं वैद्युत संयोजी यौगिकों के लक्षण क्या होते हैं। लिखा हुआ है, सबसे पहला लक्षण लिखा हुआ है, इन यौगिकों के, यानी वैद्युत संयोजी यौगिक कहिए या आप क्या कह सकते हैं, आयनिक यौगिक कह सकते हैं। वैद्युत संयोजी यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं,
उच्च होते हैं, यानी इनके गलनांक, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी हाई होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होता है, हाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये आयनिक बंध होते हैं और जब आयनिक बंध होंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या लगता है, प्रबल आकर्षण बल लगता है। इसी के कारण इनके गलनांक भी उच्च होते हैं और क्वथनांक भी उच्च होते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं, इन यौगिकों को आयनिक यौगिक भी कहते हैं, ये तो हमने कई बार बताया हुआ है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, यह जलीय विलयन में आयनों में वियोजित हो जाते हैं। यानी जो वैद्य संयोजी यौगिक हैं, जैसे हमने बोला कि NaCl किस में टूटता है, Na+ और Cl- में। कैसे हमने जाना, जब इसका जलीय विलयन बनाया जाता है तो यह पॉजिटिव और नेगेटिव में वियोजित हो जाते हैं या टूट जाते हैं। ये कब हुआ, जब इनका जलीय विलयन बनाते हैं तभी ये क्या होते हैं, आयनों में वियोजित हो जाते हैं। और जब भी कोई चीज आयनों में वियोजित होती है तो इसका मतलब वो क्या होगा, इसीलिए लिखा हुआ है यह जलीय विलयन में विद्युत के चालक होते हैं। यानी इनका जलीय विलयन जो होगा वो इलेक्ट्रिक प्रोवाइड उसमें हो सकती है, इसीलिए क्या कहते हैं, ये विद्युत के चालक होते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वाला लेक्चर आपको आसानी से समझ में आया होगा। दोस्तों इस लेक्चर की आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो चीज़ें आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सहसंयोजी बंध के साथ। तो दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।